मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी का इस चैप्टर का पहला पार्ट पढ़ा था। उसमें हमने पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर या लाक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं, किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी कि भाई सर्वाइवर टेबल क्या होता है या एज पिरामिड क्या होता है, पॉपुलेशन में पॉपुलेशन के का जो नंबर है, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है या पॉपुलेशन का जो साइज है, उसको रेगुलेट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो इन सारी बातों का हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग जो समष्टि पारिस्थितिकी है उसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट रेगुलेट्स द पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या वृद्धि को या जनसंख्या के आकार को नियमित करने वाले, उसका नियमन करने वाले, नियंत्रित करने वाले या संचालित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हम इन सबों का अध्ययन करेंगे आज। और इससे पहले ये होगा कि अगर ये दोनों लेक्चर एक के बाद आप देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले वाले लेक्चर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे। तो इसको ऐसा नहीं करना कि मतलब पिछले वाले लेक्चर को देख के 10 दिन के बाद देखना, फिर पिछला कंसेप्ट अगर आप भूल जाएंगे तो इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम कहीं कहीं हो सकती है, जहां मैं बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स मतलब वही लाक्षणिक गुण जो मैंने कहा था आपको। तो होता क्या है कि आमतौर पर जितने भी दुनिया के पॉपुलेशन है, एक सीमा तक आने के बाद दे स्टॉप ग्रोइंग। वो क्या होता है कि उनकी वृद्धि जो है वो एक साम्य अवस्था में या ऐसी अवस्था में आ जाती है जहां से फिर वृद्धि दिखाई नहीं पड़ती। और वहां पर क्या होते हैं, देयर आर सर्टेन लिमिटिंग फैक्टर्स, कुछ ऐसे कारक हैं जो उसको सीमित करने का काम करते हैं, उसके ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और हर जगह जहां भी पॉपुलेशन रह रहा है वहां का जो इकोलॉजिकल सिचुएशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो जो ज्योग्राफिकल एरिया है या जो भी वहाँ के क्या कहते हैं उसको, प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, विच एक्चुअली सपोर्ट्स द पॉपुलेशन, उनकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे एक कमरे में एक जना रहे तो ठीक है, 2 जना रहे, लेकिन 20 जने नहीं रह सकते 10 बाई 10 के कमरे में। फिर क्या होता है, फिर कमोशन होता है। फिर क्या होता है कि 20 जनों में ऐसा होगा कि स्थिति एक बार आदि फिर ऐसी आ सकती है कि उसमें से ये होगा कि कहेगा भैया खाली करो कमरा, तो फिर कमरे का पॉपुलेशन एक सर्टेन लिमिट पे आ जाएगा। तो इसका क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी होती है, कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन के ग्रोथ को, पॉपुलेशन के साइज को, उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है। एंड हम इसमें ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि वो पारिस्थितिकी जन्य या पर्यावरणीय कारक कौन कौन से होते हैं जो किसी जनसंख्या की वृद्धि को रोक देते हैं। और हमें यह देखना चाहिए कि बेसिकली जनसंख्या की वृद्धि रोकने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि अगर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाए, द फर्स्ट स्टेप टू आंसरिंग ऑल दिस क्वेश्चन कि we need to know that what are the regulators of the size and density of the population। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जब मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ जाता है, अचानक से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे महानगरों में आप चले जाइए तो 1 किलोमीटर के रेडियस में पता चलेगा 50,000 लोग रह रहे हैं। दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, वो उसकी कहलाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या का घनत्व जब बढ़ता है तो क्या होता है, तो सबसे पहले उसकी चर्चा करें हम। यहां हम कह रहे थे आपको कि पॉपुलेशन साइज क्या होता है, इसकी वो जो डेंसिटी की बात है हम अगले स्लाइड में करेंगे। यहां मैं आपको ये थोड़ा सा जो मैंने आपको बात कही उसी का एक स्लाइड है, ये आपको नोट्स बनाने में काम आएगा, आपको याद रहेगा। लिमिटिंग फैक्टर्स, देयर आर सर्टेन लिमिटिंग फैक्टर्स, कुछ सीमांतकारी कारक होते हैं जो इस चीज को रेगुलेट करते हैं कि भाई नहीं, अब इस लेवल के बाद अब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
ठीक है। तो उसमें पहली चीज होती है कंपटीशन। कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा। किस चीज के लिए? फूड के लिए, भोजन के लिए, मेट के लिए, जिनके साथ कॉपुलेट करके, रिप्रोड्यूस करके ऑफ स्प्रिंग पैदा किए जाते हैं, संतानोत्पत्ति की जाती है, वो मेट के लिए का कंपटीशन हो सकता है। नेस्टिंग साइट का मतलब आवासीय क्षेत्र के लिए कंपटीशन हो सकता है। और हमने आपको जब हैबिटेट और निके बताया था, तो हमने बताया था कि किस प्रकार से अलग अलग निके बना करके कंपटीशन को मिनिमाइज किया जाता है या कंपटीशन को कम किया जा सकता है। ठीक है। तो उसमें एक चीज तो ये होती है कि पहली चीज कंपटीशन है। ठीक है। दूसरी चीज होती है प्रीडेटर्स, यानी कि जहां वो जनसंख्या रह रही है, जैसे मान लीजिए बंदरों की संख्या तब तक फॉरेस्ट में नहीं बढ़ सकती, या शाकाहारी प्राणी इतने नहीं बढ़ जाएंगे कि सारे पेड़ पौधे घास खा जाएं, जब तक कि वहां पर शेर होगा। शेर जब तक है तब तक शाकाहारियों के पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। दूसरे जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं पैरासाइट और पैथोजेंस, यानी कि परजीवी और रोगजनक जो भी होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो भी होते हैं, ये सारे डेंसिटी डिपेंडेंट है। डेंसिटी बढ़ेगी तो ये सारे के सारे जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इनका जो काम है वो ज्यादा तेज हो जाएगा। और एबायोटिक फैक्टर्स जो कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट होते हैं, ये सारे के सारे जो जैविक कारक हैं, ये सारे के सारे डेंसिटी डिपेंडेंट हो। डेंसिटी बढ़ेगी तो ये बढ़ेंगे। और कुछ कारक ऐसे होते हैं जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, कि जैसे सनलाइट है, टेम्परेचर है, इसका किसी डेंसिटी से तो लेना देना नहीं है, बट समहाउ दे आल्सो रेगुलेट्स द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। और अभी हम कुछ ऐसे एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए जैसे रेन फॉरेस्ट है, या नॉर्थ अमेरिका में कुज्जू नाम का एक इन्वेसिव स्पीसीज आ गया। उसने क्या किया कि पूरे के पूरे जंगल में ना ऐसा वो घेर करके एक कैनोपी जैसा बना दिया कि अंदर सनलाइट नहीं जाने लग गई, और वहां के पौधे जो थे सनलाइट के एब्सेंस में मर गए या समाप्त होते जा रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर सनलाइट जो है वो अगर नहीं पहुंचे किसी डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर की वजह से, या फिर मान लीजिए जो टेम्परेचर का रेंज है वो एक डिसाइड करता है कि किसी भी जीव का जो कौन सा जीव वहां पर रहेगा, कौन से इसके कॉम्पिटिटर, वहां का जो डाइवर्सिटी होगा वो कैसा होगा, रेनफॉल है ये डिसाइड करता है। अब रेनफॉल या टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है तो ये किसी डेंसिटी की वजह से नहीं होता, यह सनलाइट है, टेम्परेचर है, ये इसमें अगर फ्लक्चुएशन होता है, दे आल्सो रेगुलेट द एक्चुअली पॉपुलेशन साइज। अब देखिए यहाँ नेस्टिंग साइट के लिए कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे डक एक साथ यहाँ पर आ गए हैं नेस्टिंग के लिए ब्रूडिंग साइट पे। लोकस्ट है, उसकी स्वार्मिंग हो जाती है। अब लोकस्ट है, ये क्या है, सारे पौधे को, पत्तियों को खा रहा है। लेकिन खाने के बाद एक स्थिति तो ऐसी आएगी ना, सारी पत्तियां खत्म हो जाएगी। सारी पत्तियां खत्म हो जाएगी फिर क्या होगा? सारे के सारे मर जाएंगे। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ये जो है ये प्रीडेटर है। प्रीडेटर है, क्या कर अपना टेरिटरी मार्क कर लेता है, और उस टेरिटरी में वो जितने भी शाकाहारी हैं उसको नियंत्रित करता है। तो अब इसी में अगर ऐसा हो जाए कि अगर एक चीते का कोई एक एरिया है, एरिया टेरिटरी कहलाता है, चीता अपने एरिया को मार्क करता है। बहुत सारे जानवर हैं वो टेरिटरी बनाते हैं, अपने एरिया को मार्क करते हैं। वो क्या करेगा, अपनी टेरिटरी के किनारे जहां जहां यहाँ वहां क्या करेगा, वो यूरिनेट करेगा, या फिर वहां पर कुछ फीकल मैटर जमा कर लेगा। जैसे जी ये ब्लैक बग होते हैं, ये आपके जोधपुर के इलाके में कृष्ण मृग, वो क्या करते हैं, उसके आंखों से कुछ गीत निकलती है ना, वो सारा पौधों पे लगा देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस उधर कोई दूसरा नहीं आएगा। तो ये यूरिनेट करके ये चीते हैं अपनी टेरिटरी को अपना घेरते हैं, वो मार्क करते हैं भाई हमारी टेरिटरी है, इसमें कोई दूसरा मत आना। लेकिन अगर कोई दूसरा चीता आकर के, क्योंकि उसको जाने के लिए उसकी टेरिटरी जो है उसमें अब शाकाहारी बचे नहीं, वो इसकी टेरिटरी में आ जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर कंपटीशन हो जाएगा फॉर द फूड। तो यहाँ फूड के लिए कंपटीशन है, यहाँ नेस्टिंग साइट के लिए, आवास के लिए कंपटीशन है ना, क्या कहते हैं, मेट के लिए कंपटीशन है। यहाँ देखिए, यहाँ तो यहाँ भी फूड के लिए और आवास के लिए कह सकते हैं कंपटीशन है। तो
there are certain limiting factors which actually regulates the growth of the population. वो डेंसिटी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अब डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर जो होते हैं वो लिमिटिंग रिसोर्सेज, फूड है, शेल्टर है। इसके अलावा जैसे प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, अब जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा जनसंख्या रहेगी वहां पर उतना ज्यादा कचरा प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा सीवर प्रोड्यूस होगा, और वो सारा सीवर प्रोड्यूस होगा, उसको अगर ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, हटाया नहीं जा रहा है, डिस्पोज नहीं किया जा रहा है, इन दैट केस क्या होगा, वो सारे के सारे बीमारियां फैलाएंगे, दैट विल लीड टू प्रिडेशियस डिजीज। और उससे क्या होगा कि लोगों की मौत हो, या कोई भी एनिमल जहां पे जिस एरिया में रह रहा है उसकी वहां डेथ होने लग जाएगी। प्रिडेशन से मरता है, स्ट्रेस है, इमिग्रेशन है, कि अगर ज्यादा स्ट्रेस आता है पॉपुलेशन की डेंसिटी पर, ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, या फिर जैसे जो लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं ज्यादा कारगर होने लगते हैं, दैट लीड्स टू द इमिग्रेशन। ठीक है। फिर डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर जैसे सीवियर स्टॉर्म है, फ्लडिंग है, कि अचानक से ऐसा तूफान आया या ऐसी बाढ़ आई या ऐसा भूकंप आ गया जिसमें ज्यादातर पॉपुलेशन जो है किसी जगह का खत्म हो गया, है ना। या मान लीजिए कि नदी के किनारे बहुत सारे जो हैं सो किसी चिड़िया के घोंसले हैं या किसी एम्फीबिया का अपना नेस्ट बना हुआ है, और वहां पे खूब इतनी तेज आंधी आई, ऐसा बाढ़ आ गया कि सारा का सारा क्षेत्र बह गया, उसके सारे अंडे बह जाएंगे। तो वो क्या करेगा, पॉपुलेशन को लिमिट कर देगा। उसी प्रकार से सीवियर कोल्ड या सीवियर टेम्परेचर राइज हो गया, कि अचानक से ऐसी खतरनाक सर्दी पड़ने लग गई, ऐसे खतरनाक गर्मी पड़ने लगी, अर्थक्वेक जैसे मैंने बताया, वोल्केनो इरप्शन हो गया। ये सारे के सारे कुछ ऐसे प्राकृतिक कारक हैं। अगर माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत को आपने पढ़ा है या नाम सुना है, तो उसमें आपने सुना होगा कि कुछ प्राकृतिक कारक ऐसे होते हैं जो जनसंख्या को एक निश्चित लेवल के बाद उसको बढ़ने नहीं देते हैं। तो दीज आर डेंसिटी इंडिपेंडेंट। अब देखिए ग्राफ कैसे चलता है कि किस प्रकार से, मान लीजिए कि जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट जो है ये डेंसिटी डिपेंडेंट है, मतलब कि जैसे जैसे आप देखिए डेंसिटी बढ़ रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, तो बर्थ रेट कम हो रहा है। उसी तरह से जो डेथ रेट है, मॉर्टेलिटी है, ये भी क्या कहते हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट है। तो ये जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे, तो होता क्या कि पॉपुलेशन इस लेवल पर आकर के एक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर बर्थ रेट डेंसिटी डिपेंडेंट है और डेथ रेट जो है डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, उसमें इंडिपेंडेंट कारक कोई काम कर रहा है, तो क्या होगा कि ये, अब डेंसिटी इंडिपेंडेंट है तो उसका डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो एक जैसा ही रहेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती रहे, लेकिन उसके साथ साथ ये पैरेलल चल रहा है, वहां भी एक इक्विलिब्रियम डेंसिटी पे आ जाता है। तीसरा कंडीशन ये होता है कि बर्थ रेट जो है डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, मतलब कुछ ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से, और डेथ रेट अगर डेंसिटी डिपेंडेंट है तो उस कंडीशन में भी ये पॉपुलेशन एक लिमिटिंग, एक जो क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था के कंडीशन में आकर के, मतलब इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है पर्टिकुलरली वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी। सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सिचुएशन, 3 तरह के ग्राफ हमने आपको बताए। उसी प्रकार से जो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन मतलब जो स्पीसीज के अंदर कॉम्पिटिशन हो गया, कि मतलब मान लीजिए कि कहीं पर चूहे हैं किसी गोदाम में, उसकी संख्या इतनी बढ़ गई कि आपस में अनाज की कमी होने लग गई, या फिर क्या कहते हैं, एक चीता था उसकी टेरिटरी में दूसरा चीता आ गया, तो उस कंडीशन में टेरिटोरियलिटी खत्म हो जाती है, प्रेडेशन होने लगता है ना, और वो प्रेडेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए कि जो इसमें इस प्रकार का जो डेंसिटी डिपेंडेंट बिहेवियर पॉपुलेशन का होता है, धीरे धीरे पॉपुलेशन की साइज क्या होती है, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है, बीटल्स हैं ये जो भंगुरे होते हैं वो, है ना, ये बीटल का जो डेंसिटी था पर 5 ग्राम फ्लोर, मतलब ये होता क्या है कि ये फ्लोर बीटल्स हैं, एक्चुअली दूसरे बीटल्स हैं जो आटे में पाए जाते हैं। आटे में पर ग्राम आटे में जो बीटल्स है उसका 20 है, 60 है, 100 है और 140 आप देख रहे हो। तब डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है उसकी संख्या घट रही है। वेस्ट एक्यूमुलेशन, मैंने कहा कि जहां जहां वेस्ट एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा, इतनी गंदगी हो जाएगी,
तो वहां जैसे वहाँ ईस्ट का पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होता है कि अगर ईस्ट का पॉपुलेशन बढ़ता है तो ज्यादा अल्कोहल बनेगा फर्मेंटेशन के दौरान। आपको पता है कि किसी चीज के फलों के रस को और दूसरी चीजों को जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट या शुगर की ज्यादा मात्रा हो, उसको ईस्ट से आप किण्वन कराते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं तो शराब बनती है। लेकिन होता क्या है कि ईस्ट जो है एक सर्टेन जो परसेंटेज है अल्कोहल का उसी में रहेगा, बाकी फिर मरने लग जाएंगे। अब अल्कोहल का परसेंटेज अगर बढ़ गया, ईस्ट बढ़ा तो अल्कोहल बढ़ गया, लेकिन अल्कोहल बढ़ा तो फिर ईस्ट मरने लग गया। और ईस्ट जब मरने लग जाएगा तो क्या होगा, वहां पर वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये डिजीज जो है, ये दूसरा है कि जो बीमारी है, मान लीजिए कि अभी कोरोना फैला हुआ है, आपने कहीं सुना कि कोरोना जो है कुछ ऐसे एरिया में ज्यादा प्रभावी है जहां की पॉपुलेशन बहुत डेंस है। जैसलमेर के इलाके में जहां की 200-300 मीटर तक या 2-3 किलोमीटर तक एक आध गांव दिखते हैं, ढाणियां हैं दूर दूर बसी हुई, वहां पर इस प्रकार के डिजीज के स्प्रेड होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जो बड़े शहर जितने थे, अहमदाबाद, जयपुर, वहां पर क्या हुआ कि वहां पर लोग ज्यादा संक्रमित हुए। और इस प्रकार से अगर कोई जानलेवा संक्रमण फैलने लग जाए तो जहां पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां ये कारगर होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि एक कैरिंग कैपेसिटी होती है हर पॉपुलेशन की, और उस कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो रेगुलेट होता है। तो अगर हर साल का डेटा देखते चलें तो देखिए, नॉर्दर्न पिन टेल एक बर्ड होता है और ये एक्चुअली हमारे आसपास ही पाया जाता है, नॉर्दर्न शोबलर कहते हैं। ये हमारे दूधिया तालाब और कालका तालाब यहाँ भी कभी कभी आ जाते हैं, माइग्रेंट है ये। तो इसका मिलियन में पॉपुलेशन देखिए कि बढ़ता घटता रहा है। और ये सारे के सारे जो हैं उस कंडीशन में है कि मान लीजिए कहीं बारिश कम हुई, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, या नदी में जहाँ पर ये रहते हैं, रूस्टिंग करते हैं, ब्रूडिंग करते हैं, वहाँ पर अगर गर्मियों का मौसम आ गया तो वहाँ पर इनके आवास के लिए जगह नहीं थी, तो वहाँ ये ज़्यादा, तो वो कई कंडीशन ऐसे जो क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन से इसमें वृद्धि या कमी आती है। उसी प्रकार से कुछ पॉपुलेशन जो होता है वो बड़े इरेटिक ढंग से रेगुलेट करते हैं। मेल क्रैब का जो पॉपुलेशन है, ये देखिए कब नीचे जा रहा है कब ऊपर आ रहा है, इस पर कोई पैटर्न नहीं नजर आता, ये भी कंडीशन हो सकती है। दूसरा कि प्रेडेटर प्रे इंटरैक्शन जो होता है ना, ये पॉपुलेशन को बहुत रेगुलेट करता है। कि मान लीजिए जैसे किसी जंगल की बात करें, अगर वहां शेर खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, शाकाहारियों का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, प्रेडेटर्स को आप हटा देंगे तो शाकाहारियों का पॉपुलेशन एकदम से शूट कर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जब प्रे खत्म हो जाएंगे तभी जो उनके प्रेडेटर हैं वो खत्म हो जाएंगे। प्रेडेटर जैसे देखिए एक दो है कि तो खरहा है ना, इसको हम हेयर पॉपुलेशन कहते हैं, स्नो शू हेयर कहते हैं, खरहा है। और ये लिंक्स है, बड़े से बिल्ली टाइप का जानवर है। तो इसमें देखिए जैसे जैसे मतलब ये आप देखिए कि इससे कितनी सिमिलरिटी, यहाँ ये बढ़ा तो यहाँ ये बढ़े, जहां जहां ये बढ़ रहे हैं ना, जहां जहां जैसे पहले देखिए, जहां जहां ये ब्लैक वाला जो है हेयर का पॉपुलेशन है, खरहे का पॉपुलेशन जब भी बढ़ता है तो खरहे का पॉपुलेशन यहाँ जैसे ही बढ़ा, यहाँ जो प्रेडेटर का पॉपुलेशन है बढ़ गया, प्रेडेटर का पॉपुलेशन बढ़ा तो खरहे का पॉपुलेशन नीचे आ गया। फिर उसके बाद सेकेंडरी काम ये होगा कि जो प्रेडेटर है उसका पॉपुलेशन नीचे आ गया, फिर खरहे का पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगा, फिर प्रेडेटर का पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो इस तरह से दोनों जो है सिंक्रोनाइज होके चलते हैं। मतलब ठीक जब भी पॉपुलेशन खरहे का बढ़ता है तो इनका बढ़ता है, खरहे का पॉपुलेशन घटता है, उसके कुछ समय उसके साथ ही साथ कुछ अंतराल के पश्चात इनका पॉपुलेशन घटता है। तो मतलब ये जो प्रेडेटर प्रे इंटरैक्शन से भी पॉपुलेशन की एक साइकिल चलती है, उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो ट्रेड ऑफ मतलब क्या होता है कि भाई आपको दो में से एक चीजें चूज करनी है। अभी हमने आपको बताया था कि दो प्रकार के जो पॉपुलेशन में दो प्रकार की ग्रोइंग स्ट्रेटजी होती है कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ को बनाए रखने के लिए दो प्रकार की स्ट्रेटजी होती है। एक कहलाता है आर सिलेक्टेड में क्या होता था कि उसमें बहुत ज्यादा ये जंगलिस्ट होते थे, बहुत ज्यादा ये इसमें क्या होता था, क्या ब्रीडिंग होती थी, या बहुत ज्यादा मात्रा में ये ऑफस्प्रिंग पैदा करते थे, बहुत ज्यादा अपने क्या कहते हैं लार्वा या अपने तरह के एनिमल्स को पैदा करते हैं। लेकिन क्या होता है कि
कि वो ज्यादा तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि पॉपुलेशन जो है उतना सस्टेन नहीं करता, या कुछ दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ज्यादातर वो मर जाते हैं और अल्टीमेटली उनकी जो जनसंख्या होती है एक लिमिट पे आके रुक जाती है। उसी प्रकार जो दूसरे होते हैं ये क्या करते हैं, ये बड़े स्लो ब्रीडर्स होते हैं, कम उनकी संतानोत्पत्ति की जो क्षमता होती है कम होते हैं, और ये जो है बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था सर्वाइवरशिप कर्व, उसमें देखा था। उसी प्रकार से जैसे पत्ते पर देखिए, पत्ते पर जो है ये बहुत कोई एक लार्वा है किसी इंसेक्ट का, और ये मेंटिस है जिसको खाता है, ठीक है। तो अब ये है कि ये बढ़ गए हैं, लेकिन बढ़ने के बाद क्या होगा, मेंटिस इसको खा जाएगा। लेकिन इतना इसके बढ़ने का कारण ये भी होता है कि अगर ये खाता भी रहे, जिसमें कुछ लार्वा ऐसे हैं जो बच करके आगे सरवाइव करें, ताकि वो जो प्रजाति है वो विलुप्त नहीं हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये करते हैं कि खूब सारी मात्रा में संतानोत्पत्ति करते हैं। ये आर सिलेक्टेड टाइप है, और दूसरा के सिलेक्टेड है। जैसे देखिए यहाँ पे ये के सिलेक्शन है। इसमें आप देखिए कि जो सर्वाइवल पर 1000 है वो समय के साथ कैसे है, तो 1000 में ये काफी लंबे टाइम तक सरवाइव करता है और एक एज के बाद ही खत्म होता है। लेकिन इस तरह का जो के सिलेक्शन होता है, जिसमें इसका कि एक ह्यूमन है या कोकोनट प्लांट देखा अभी आपने, ये सारे के सारे जो होते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेशलिस्ट यानी कि किसी उनमें अनुकूलन अधिक होता है किसी जगह पे सरवाइव करने के लिए, और उनमें जन्म के साथ उनके मृत्यु होने की संभावना कम होती है। तो इस प्रकार का जो सर्वाइवरशिप कर्व है ये टाइप 1 कहलाता है। ये हमने कल भी बताया था आपको। हाइड्रा है करीब करीब उसका जो सर्वाइवरशिप एक स्ट्रेट लाइन आता है, और एक ऑयस्टर है यानी कि वो सीप है जिसमें कि मोती वगैरह निकलते हैं। तो ये एक्चुअली इनका जनन तो बहुत तेजी से होता है, लेकिन जनन के साथ ही आप देखिए कि पूरे जीवन काल के चौथाई जीवन काल में ही क्या हुआ कि इसका जो पॉपुलेशन है करीब 5% रह जाता है। मतलब अगर 100 पैदा हुए थे तो 5 रह जाएंगे, है ना। उनकी चौथाई भी नहीं रह गया, बहुत कम। 1000 थे, 1000 से अपने जीवन के चौथाई काल में ये कितने पर आ गए, अराउंड 5 मतलब कितना हो गया, 0.5% के आसपास ये आ गए। तो इस प्रकार से आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन एक दोनों चीजें हैं कि उसमें ट्रेड ऑफ ये होता है कि भाई हमको चूंकि जन्म के साथ ही हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा कंडीशन रहे तो उस कंडीशन में ये आर सिलेक्शन होता है। टाइप 3 टाइप का सर्वाइवरशिप कर्व होता है, ताकि अगर ज्यादातर मान लीजिए से 100 में से 90 मर भी गए तो कम से कम 10% जीवित रह जाएंगे। इनमें क्या होती है के सिलेक्शन में, इसमें चूंकि मोर्टेलिटी कम होती है इसीलिए संतानोत्पत्ति कम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जिनका डेथ रेट ज्यादा है उनका बर्थ रेट भी ज्यादा होता है। या तो आप वही ट्रेड ऑफ कहा ना कि जनसंख्या तो बराबर रहनी है, लेकिन अब ये है कि आप में सर्वाइवरशिप ज्यादा है तो संतानोत्पत्ति कम करनी पड़ेगी। सर्वाइवरशिप अगर कम रखनी है, सर्वाइवरशिप बढ़ानी है तो संतानोत्पत्ति कम रखनी पड़ेगी। संतान बढ़ाने हैं तो आपको सर्वाइवरशिप कम करना पड़ेगा, तो जीवित रहने की क्षमता को कम करना पड़ेगा। दोनों में या तो जीवित रहने की क्षमता ले लो, या क्या कहते हैं अपनी संतानोत्पत्ति की संख्या देख लो, क्लच साइज देख लो, ठीक है। तो इन दोनों में एक चीज का ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, मतलब चुनना पड़ता है। ट्रेड ऑफ मतलब कि हमने एक चीज दे ली, एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज दे दी, इसको ट्रेड ऑफ। मतलब इसीलिए होता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन में जहां के टाइप सिलेक्शन होता है, ये सरवाइव करने के लिए लंबे टाइम तक इनके शिशु सरवाइव करें, क्योंकि जो आपने को मैंने कल बताया था कि जो टाइप 1 होता है इसमें पेरेंटल केयर बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए सरवाइव करते हैं, ठीक है। जबकि इसमें पेरेंटल केयर टाइप 3 वाले में नहीं के बराबर होता है। तो अगर आपको ज्यादा संतानोत्पत्ति करनी है तो आपको सर्वाइवरशिप नहीं मिलेगी, ज्यादा देर तक जीवित रहने की क्षमता नहीं मिलेगी। अब जो हम देखते हैं कि जो एक ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ का यही फॉर्मूला है। आर जो है इंट्रिंसिक ग्रोथ है। इंट्रिंसिक मतलब कि जो क्या कहते हैं उसको, इंट्रिंसिक रेट का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में मैक्सिमम कितना ग्रोथ हो सकता है, इसको हम इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। तो ये आर इंट्रिंसिक ग्रोथ है। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है ये उसके साथ नंबर है।
अब ये नंबर किस पे डिपेंड करते हैं कि सारे कारक पे डिपेंड करते हैं कि डेल्टा एन बटे डेल्टा टी, मतलब एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम में संख्या कितनी बढ़ती है या घटती है, वही इसका रेट ऑफ ग्रोथ होता है। और ये इसमें हम एक्चुअली जो इंट्रिंसिक जो ग्रोथ रेट है इसको हम मल्टीप्लाई करके ये संख्या पाते हैं। तो देखिए ये दो तरह के यहाँ पर ग्रोथ रेट यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि दो पॉपुलेशन है, तो ये 5 जनरेशन में इसका पॉपुलेशन साइज यहाँ पहुंच रहा है, इसका पॉपुलेशन साइज जो है करीब करीब 15 जनरेशन में पहुंच रहा है। तो यहाँ पर मतलब जो पॉपुलेशन रेट ग्रोथ रेट हुआ ये 0.5n है, और यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1n है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम में ये कितना ग्रो करेंगे इसको अगर कैलकुलेट किया जाता है तो इसी प्रकार के फिगर हमको मिलते हैं। फिर जो बर्थ रेट और डेथ रेट हमने कल आपको बताया था। बर्थ रेट क्या होती है, कितने बर्थ होते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड में पर 100 या एक पॉपुलेशन के फिक्स अमाउंट। मान लीजिए कि साल भर में ये जो बियर है इसके 17 संतति हुए, 1500 बियर्स का एक ग्रुप है जिसमें एक साल में 17 नए बियर पैदा हुए, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 11.33 बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर, ठीक है। उसी प्रकार से जो मॉर्टेलिटी है नंबर ऑफ डेथ पर ईयर बटे नंबर ऑफ डेथ पर ईयर बटे नंबर ऑफ पर्सन एनिमल्स इन द पॉपुलेशन। तो एक साल में किसी खास पॉपुलेशन में कितनी डेथ होती है उसको 1000 से करेंगे, डेथ रेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेथ फॉर एवरी 1000 पीपल पर ईयर, हर साल कितने लोग यहाँ ये नंबर ऑफ डेथ पर ईयर को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना था 1000 से। तो दिस इज द फॉर्मूला कि 1000 लोगों में से एक साल में कितने लोग मर जाते हैं, वो मॉर्टेलिटी कहलाती है। और मॉर्टेलिटी जो है तो उसके रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी पे भी निर्भर करती है। जैसे देखिए जो डियर है इसमें देखा जाए तो जो रिप्रोडक्टिव फीमेल्स हैं उसकी डेथ पहले हो रही है, और जो नॉन रिप्रोडक्टिव जो प्रजनन नहीं कर रही है वो जो मादा हिरण है वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह रही है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट तब होता है जब मान लीजिए कि आपने जानवर को एक ऐसे वातावरण में जहां ले आए जहां पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, उसको कंपटीशन नहीं है, उसको प्रचुर मात्रा में फूड मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, कोई लिमिटिंग फैक्टर उसके ऊपर लागू नहीं हो रहा है। इन दैट कंडीशन जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट एक्सपोनेंशियल होता है, और वो नॉर्मली नेचुरल कंडीशन में नहीं होता। उसको तब होता है जैसे मान लीजिए कोई प्रजाति संकटग्रस्त हो गई, उसके संरक्षण के लिए करते हैं, तो उस कंडीशन में उसका जो पॉपुलेशन का जो रेट है वो ऐसे जाता है। तो जैसे देखिए ये जो पॉपुलेशन है ये वुपिंग क्रेन है ना, ये करीब करीब एक्सटिंक्ट हो गया था, विलुप्त होने के कगार पे थे। कहां पर, जब 1940 की बात है। फिर 50, 60, 70 के दशक में फिर इनके संरक्षण का अभियान चालू हुआ और अभी पॉपुलेशन इसका सन 2000 में यहाँ था। उसी प्रकार से जो अफ्रीकन एलिमेंट थे वो भी एक्सटिंक्ट होने वाले थे, लेकिन 1960 के दशक में इनके संरक्षण के प्रयास करके इनका एरिया प्रोटेक्ट कर दिया गया, और फिर एक्सपोनेंशियल मतलब तेजी से बढ़ता हुआ ग्रोथ रेट इसमें देखा गया। अब उसमें होता क्या है कि एक चीज और होती है, अभी हमने कहा था इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज मतलब ऐसे स्पीसीज जो क्या करते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज कहा जाता है, जो इन्वेजन करते हैं, आक्रमण करके दूसरे के क्षेत्र में अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। और ऐसा मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल तो हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे अपने जयसमंद लेक है उदयपुर के पास, वहां पर पहले ज्यादातर उसमें कार्प और कैट फिशेस पाई जाती थी, जो नेटिव प्रजातियां हैं फिश की, और एक्चुअली फिशरीज के हिसाब से बड़ी अच्छी साइट थी, उसमें खूब सारा कैच आता था, 35 किलो तक की कतला मिलती थी। फिर क्या हुआ कि एक्सीडेंटली या किसी आदमी के मिसचीफ से वहां पर क्या हुआ कि एक मछली की प्रजाति होती है, हमने आपको सेकंड ईयर में पढ़ाया होगा, तिलापिया मोज़ेम्बिका, है ना। ये मछली
का लार्वा इंट्रोड्यूस हो गया। होता क्या है कि उस झील में हर साल करीब टन के हिसाब से मछली के सीड छोड़े जाते हैं। वो मछली का सीड आता है बंगाल से। वहां किसी ने कार्प के सीड के साथ, यानी कि रोहू कतला के सीड के साथ या किसी और फिश के सीड के साथ, उसमें क्या किया कि तिलापिया का सीड, तिलापिया के फ्राई जो है वो मिला दिए, मुनाफा कमाने के लिए या जैसे भी कहिए। अब वो तिलापिया के साथ क्या है कि वो साल में 6 बार तो ग्रो करती है, वो अपना नेस्ट बनाती है, उसकी पेरेंटल केयर बहुत स्ट्रांग होता है, अपने अंडों को मुंह में रखती है, और वो क्या करती है कि दूसरे मछलियों के लार्वा को खा जाती है, दूसरे मछलियों के अंडों को खा जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि दूसरी मछलियों का पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म हो गया, वहां का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो गया एक ढंग से देखा जाए तो फिशरीज का। और क्या हुआ, क्योंकि अगर ये सारे के सारे जो मछलियों को ऐसे खाते रहेंगे तो वहां फाइटोप्लैंक्टन बढ़ जाएंगे, वहां पर यूट्रॉफिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है कल को। लेकिन वहां अल्टीमेट कहानी ये है कि आज की तारीख में जो मछली का कैच आता है, मछुआरे जो मछली पकड़ के लाते हैं, उसमें 98% ये तिलापिया होते हैं, जिनको मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है हिंदुस्तान में। इंडियन फिश मार्केट में इस मछली को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। तो इकोनॉमिकली ये जो है बड़ा सेटबैक हो गया और वहां की इकोलॉजी भी डिस्टर्ब हो गई। उसी प्रकार से कुछ नेटिव स्पीसीज हैं जो किसी वजह से ट्रांसप्लांट किए गए, और ट्रांसप्लांट किए गए न्यू एरिया में। जैसे ये तिलापिया मोजाम्बिका अफ्रीकन फिश है जो किसी अंग्रेजों ने लाया था 60s के दशक में हिंदुस्तान में। लेकिन अब कहानी ये हो गई कि वो जयसमन झील से दूसरे जो वाटर बॉडीज हैं उसमें जाने के का खतरा बढ़ गया। यहाँ होता क्या है कि ये जो नेटिव स्पीसीज है उसको आउट कम्पीट करते हैं, मतलब प्रतिस्पर्धा में बिल्कुल उसको पीछे छोड़ देते हैं। और क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि उनको यहाँ पर उनका जो नेचुरल प्रीडेटर्स हुआ करते थे, नेचुरल जो लिमिटिंग कंडीशंस हुआ करते तो वहां नहीं मिलते, नेचुरल कंट्रोल नहीं होता, पैरासाइट या कॉम्पिटिटर उनको नहीं होते। इस वजह से क्या होता है कि वो ज्यादा फैलते हैं। ज्यादा फैलने से क्या होगा, जब नेटिव स्पीसीज खत्म हो जाएगी तो वहां की विविधता या जो डाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। जैसे ये अफ्रीकन हनी बी है, ये एक्चुअली हनी बी के प्रजाति के रूप में लाया गया था, इसको किलर हनी बी भी कहते हैं। अब ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में ऐसा फैला है कि इसने नेचुरल जो हनी बी के पॉपुलेशन को खत्म कर दिया और वहां का जो सिल्क इंडस्ट्री है बुरी तरह से प्रभावित हो गई। उसी प्रकार से जिप्सी मॉथ है, ये भी शायद अफ्रीका या यूरेशिया से आया था, ठीक है। और ये जब आया, इसको जिप्सी मॉथ को लाया इसीलिए गया था अमेरिका में ताकि वहां का जो लोकल नेटिव हनी बी प्रजाति है, एपीकल्चर या जिसको रेशम पालन उद्योग कहते हैं, वहां पर नेटिव स्पीसीज के साथ ब्रीड करके कुछ एक हाइब्रिड टाइप का बनाया जिसका सिल्क थोड़ा सा अच्छा हो। तो एक हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाया गया, लेकिन इसने नेटिव प्रजाति को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया। ये देखिए, ये जिप्सी मॉथ है ना। ये देखिए अफ्रीकन हनी बी है, किस प्रकार से ये नॉर्थ अमेरिका में कहाँ कहाँ किस किस टाइम में फैला था, या साउथ अमेरिका में कैसे कैसे फैला है। उसी प्रकार से एक जेब्रा मसल है, ये यूक्रेन या रूस में था, और ये क्या हो जहाजों से लग के या पता नहीं कैसे आ गया। और आ गया तो पहले अमेरिका के जो बड़े लेक्स हैं, लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, लेक इंटोरियो है, यहाँ पहले आया। और आज की तारीख में क्या किया कि इसने हर एक झील के पॉपुलेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जो दूसरे नेटिव प्रजातियां हैं, क्योंकि सारा खाना इतनी तेजी से ग्रो किया कि सारा खाना खा गया और ये सारे के सारे नदियों और कैनाल में फैल गए हैं। ये इन्वेसिव स्पीसीज है। उसी प्रकार से पर्पल लूज स्ट्राइप है, ये प्लांट है। उसी प्रकार से एक फोटो देखिए, कुज्जू दिया गया है, ये भी अफ्रीका से नॉर्थ अमेरिका शिफ्ट हुआ, कोई लेके आ गया। अब इसने कैसा इस प्रकार से इस पूरी छतरी टाइप बना दिया, कैसा जंगल को घेर लिया है कि जो नेटिव जितने पौधे थे उनको न तो सनलाइट मिल रही है, न उसका सारा सॉइल से न्यूट्रिएंट ये खत्म कर दे रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो नेटिव जो प्लांट स्पीसीज थी वो खत्म हो गई। दूसरा ये पर्पल लूज स्ट्राइप देखिए, अच्छा ये तो जेब्रा मसल है, ये देखिए, ये किसी भी समुद्र के नीचे जो जहाज है या ट्रॉली है उसमें किस प्रकार से ये लगे हैं, और किस प्रकार से ये जहाज के दूसरे हिस्सों में या जहां पर जमीन होती है वहां पर किस प्रकार से आच्छादित हो जाते हैं। तो जून 98 में ये यहाँ पर आया था, है ना, यहाँ पर लेक सुपीरियर है, इस लेक्स में आया था। फरवरी 92 में यहाँ तक फैल गया और 94 में ये सारे के सारे अमेरिका में फैल गया। ये क्या करता है, डाइवर्सिटी को रिड्यूस करता है, वहाँ सारा भोजन खा जाता है, नेस्टिंग साइट जो दूसरे एनिमल के हैं वो खत्म हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक डैमेज होता है, जैसे तिलापिया ने किया था।
ठीक है। उसी प्रकार से देखिए पर्पल लूज स्ट्राइप, ये भी एक प्लांट है, ये भी यूरेशिया से और या अफ्रीका से आया, और आज की तारीख में देखिए जैसे 68 में, ये एक्चुअली वेटलैंड प्लांट है, जहां पर पानी ज्यादा होता है। वेटलैंड क्या होता है हम पढ़ाएंगे आपको, कि जो जगह जहां पर कि ये जल से ज्यादा आच्छादित रहने वाले क्षेत्र हैं, उनके संरक्षण का काम भी हो रहा है। एक रामसर क्या कहते हैं कन्वेंशन आया था। तो ये देखिए शुरू में कंडीशन ये थी। अब जैसे पर्पल लूज स्ट्राइप नाम का ये जो पौधा है, ये आ गया ना, अब देखिए कंडीशन क्या है। दूसरी बात, ये जहां जाते हैं ना, वहां जा करके इसकी जड़ें होती हैं करीब 30-30 फीट लंबी, और काफी मोटा डंठल होता है। ये दूसरे सारे पौधों की प्रजातियों को खत्म कर देते हैं, वहां का पूरा एरिया इस तरह से इन्फेस्ट करते हैं कि वहां कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ढंग से नहीं हो सकती, गार्डन नहीं लग सकते, दूसरे पौधे नहीं लग सकते। तो इस प्रकार से दूसरे ये एनिमल के भी प्रजातियों को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब ये देखिए 78 और 10 साल में स्थिति कैसी हो गई। ठीक है, तो ये इन्वेसिव स्पीसीज था, जो आक्रामक प्रजातियां हैं। उसी प्रकार से जो लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट है वो तो ये है, जो ग्रोथ रेट नॉर्मली किसी पॉपुलेशन का होता है नेचुरल कंडीशन में होना चाहिए, वो एस शेप में सिग्मॉइड कर्व होता है, वैसे कि शुरू में ये तेजी से ग्रो करेगा, लेकिन एक कैरिंग कैपेसिटी के आ जाने की वजह से, जैसे ये जो इकोसिस्टम है यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी 1500 की है, अब ये 1500 पर आकर के ये पॉपुलेशन करीब करीब रुक जाएगा। एंड दिस वुड बी, इस इक्वेशन के साथ आप देखेंगे दिस इज लॉजिस्टिक ग्रोथ, और ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मतलब ये ग्रोथ जो अनफेटर्ड है, अनकंट्रोल्ड है, ये ग्रोथ जो है समय के साथ अगर पॉपुलेशन बढ़ता है इसको, लेकिन नेचुरल कंडीशंस में जब तक लिमिटिंग फैक्टर या कैरिंग कैपेसिटी का जो काम करता रहेगा, तब तक ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगा, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ ही होगी। दैट इज द मैक्सिमम सस्टेनेबल पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसको कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, और इस कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही एक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में ही पॉपुलेशन रेगुलेट होता है। ये कैरिंग कैपेसिटी है, देखिए सब में देखिए सिग्मॉइड कर्व इसमें देखिए, है ना। ये फर सील्स, इसका पॉपुलेशन, इसका स्टडी है। ये क्लेडोसेरन है, क्रस्टेशियंस होते हैं आप जानते हो, इनका भी पॉपुलेशन एक बार बढ़ने के बाद ये रेगुलेट हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से पॉपुलेशन, अब ये है कि कैन पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियल, ये सवाल है। अब मेरे ख्याल से जब इतना प्रवचन देने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉपुलेशन कैनॉट ग्रो एक्सपोनेंशियली, इट विल ऑलवेज ग्रो लॉजिस्टिकली, जो दूसरा अभी हमने एक स्लाइड पहले जो दूसरा ग्राफ बताया था। ठीक है, और ये हम ग्राफ बता चुके हैं मेरे ख्याल से, कैरिंग कैपेसिटी हम आपको बता चुके हैं। नेचुरल कंट्रोल जब तक रहेगा, जब तक नेचुरल कंट्रोल रहेगा, पॉपुलेशन विल ऑलवेज ग्रो लाइक दिस, ये हमेशा ही एक लॉजिस्टिक कर्व में ही ग्रो करेगा। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं उसका तरीका, ये सैम्पलिंग टेक्निक वगैरह एक प्रैक्टिकल की कहानी है। ये जब हम फील्ड स्टडी करते हैं, बायोडाइवर्सिटी आप करते हैं या पॉपुलेशन स्टडी करते हैं तो, लेकिन यहाँ पे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, बट दिस इज अ फील्ड, इसमें कैसे सैंपल करते हैं। तो उसमें ये देखते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं उस एरिया में, उसको मार्क करते हैं, कैप्चर करते हैं। कई प्रकार के मेथड है ये, जब हम आपको वो पढ़ाएंगे ना, इथोलॉजी में है अपना कुछ सैम्पलिंग टेक्निक, उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे इसको। अब ये है कि इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, कोई भी जीव है वो समय के साथ अपने को एडॉप्ट करता है। ठीक है, और समय के साथ एडॉप्ट करने का एक उदाहरण ये है कि कुछ जीव जो होते हैं रेगुलेटर होते हैं, नियामक होते हैं, दे कैन चेंज देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग क्लाइमेट और चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। इसमें एक होते हैं वार्म ब्लडेड, जिसको जो कि एंडोथर्म्स उसको कहते हैं, है ना, उसमें होम्योस्टेसिस की क्रिया होती है। और दूसरे होते हैं कन्फर्मर एक्टोडन, जो कोल्ड ब्लडेड हैं, इन्होंने अपने को इवॉल्व नहीं किया, इसीलिए उनको क्या है, ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मी में उनको हाइबरनेशन पे जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जैसे एक मछली है, ये एक्टोडर्म है, और ये क्या कहते हैं, ये कोई सील है, रीब, सॉरी ओटर है, सील तो पूछ नहीं देखी थी मैंने, हाँ ओटर करके है, बिलाव कहते हैं इसको। ये एंडोथर्म, ये मैमल है। ठीक है, तो जो कन्फर्मर है, मतलब ये इन्होंने एडजस्ट कर लिया, कन्फर्मिस्ट, और इन्होंने नियमन किया अपना।
अब देखिए ह्यूमन पॉपुलेशन की बात हम करते हैं। मैं जल्दी जल्दी कुछ स्लाइड्स आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये ह्यूमन पॉपुलेशन जो था 1650 तक तो बहुत स्लो हुआ। उस समय दुनिया में प्लेग फैला था बहुत, और उस समय से जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब डबल हो गई। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो नेचुरल कंट्रोल का प्रोसेस है, वो ह्यूमन पॉपुलेशन पर भी लागू होता है। 1650 में पॉपुलेशन इकाईदाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ था, ठीक है। और अभी कितना हो गया, ये हो गया करीब करीब 8 अरब हो गया, ठीक है। देखिए अब ह्यूमन पॉपुलेशन दो कंडीशन में रह सकता है, क्योंकि यहां भी एक कैरिंग कैपेसिटी होती, यहां भी लॉजिस्टिक ग्रोथ ही हो पॉपुलेशन का संभव है। लेकिन चूंकि अपन ने क्या किया है कि जितने एग्रीकल्चर के फील्ड में हमने इतनी तरक्की कर ली कि कम एरिया में हम ज्यादा अनाज पैदा कर सकते हैं। मेडिकली हम इतने एडवांस हो गए कि कोई भी बीमारी है या एपिडेमिक फैलता है तो तुरंत उसके वैक्सीन वगैरह बनने लग जाते हैं। तो बहुत सारे नेचुरल कंडीशंस को अपने ऊपर हम लागू नहीं होने देते। लेकिन फिर भी होता क्या है कि दो कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है, क्योंकि अगर एक सीमा तक पहुंचने के बाद, कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंचने के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो होना चाहिए, तो उसमें क्या होगा, हाई बर्थ रेट होगा लेकिन हाई डेथ रेट होगा, और दूसरा लो बर्थ रेट होगा तो लो डेथ होगा। तो अब यदि हाई बर्थ होगा तो डेंसिटी डिपेंडेंट जो एक मोर्टेलिटी है वो बढ़ जाएगी। और ये कहानी कहती है कि इसमें क्या होता है, अलग अलग फेज में होता है। जैसे स्वीडन में देखिए, जैसे ये सॉरी मैक्सिको का पहले एग्जांपल देखिए, इसमें बर्थ रेट, ये जो ब्लू वाला है, ये बर्थ रेट काफी हाई था और डेथ रेट भी काफी हाई था। तो ये क्वेश्चन मिला हुआ था, ये पॉपुलेशन डेंसिटी थी बर्थ और डेथ रेट के बीच में। स्वीडन में बर्थ रेट ये थी और डेथ रेट ये था। अब क्या होता है कि जो बर्थ रेट और डेथ रेट में एक ढंग का ट्रांजिशन होता है, ये चीजें समय के साथ बदलती है। जैसे इस ग्राफ को आप देखिए, एक फेज ये है जहां की हाई, ये देखिए ये जो है ये नेटेलिटी या बर्थ रेट है और ये डेथ रेट है, मोर्टेलिटी है, और ये पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का साइज है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जितनी डेथ रेट है उतनी ही बर्थ रेट है, तो पॉपुलेशन बहुत कम रहेगा। फिर क्या हुआ कि बर्थ रेट थोड़ी सी बढ़ी, बर्थ रेट करीब करीब उतनी ही रही, मॉर्टेलिटी थोड़ी सी घट गई, है ना। तो उस समय पॉपुलेशन यहां तक आया। फिर उसके बाद बर्थ रेट तो कम हुआ लेकिन मॉर्टेलिटी उससे ज्यादा कम हो गया। फिर एक कंडीशन ये होता है कि नेटेलिटी और बर्थ रेट दोनों जाते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन में यहां से कम था, ज्यादा हुआ और फिर ये सम पे आ गया ना, ये कहलाता है डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक चेंज कहलाता है पॉपुलेशन का, ठीक है, डेमोग्राफिक शिफ्ट कहलाता है ये। तो ये अलग अलग देखिए, ये चारों ग्राफ मैंने बता दिए, चारों लिखा हुआ, हाई मोर्टेलिटी, हाई नेटिलिटी, हाई मोर्टेलिटी। दूसरा कंडीशन होता है इस कंडीशन से इस फेज से इस फेज में, या इस फेज से इस फेज में आने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम डेमोग्राफिक चेंज या डेमोग्राफिक शिफ्ट कहते हैं। पॉपुलेशन ये माना जाता है कि 2050 तक दुनिया में 10 अरब पॉपुलेशन हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये आंकड़ा भी अब पुराना है, ये तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है ये ज्यादा ही होने वाला है, क्योंकि 8-9 अरब के आसपास, तो 8 अरब से ऊपर तो हम करीब करीब पहुंच चुके हैं। ये जो है अब ये देखना है कि ये जैसे कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो ये सवाल ये है कि व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी फॉर ह्यूमन। ये आमतौर पर फूड या आदमी की जो एग्रीकल्चर या फूड प्रोडक्शन की जो लिमिट है उसके आधार पे किया जाता है, लेकिन साथ साथ दूसरे फैक्टर्स भी इसमें कंसीडर किए जाते हैं। और एक्चुअली एक चीज कहलाती है, इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो होता है उस एनवायरनमेंट में एक सस्टेनेबिलिटी बताता है कि कोई भी पॉपुलेशन सतत रूप से जो है दिए हुए रिसोर्सेस के हिसाब से रह सके, तो वो कौन से रिसोर्सेस हैं जो पॉपुलेशन को एक सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि ह्यूमन है बहुत सारे कंस्ट्रेंट के हिसाब से फूड करते हैं। कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, आइडिया ऑफ मल्टीपल कंस्ट्रेंट, मतलब कौन कौन से ऐसे नियमनकारी या सीमांतकारी कारक हैं जो पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए
इसमें हर नेशन के साथ, हर देश के साथ उसका एग्रीगेट लैंड, टोटल लैंड कितना है, टोटल वाटर एरिया कितना है, हर कैटेगरी में हम वो मेजर करते हैं, और इकोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरिया के आधार पर हम उसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट निकालते हैं। ठीक है, जैसे लैंड कितना क्रॉप के लिए सुटेबल है, मान लीजिए आप अलास्का चले जाइए या साइबेरिया चले जाइए, वहां हजारों वर्ग मील में सिर्फ बर्फ है, वहां कोई खेती नहीं हो सकती, कोई जीव नहीं रह सकता। पास्चर कितने हैं, चारागाह कितने हैं, फॉरेस्ट कितने हैं, समुद्र कितना है उसके पास, बिल्टअप लैंड कितना है, फॉसिल एनर्जी लैंड कितना है जहां से ये एनर्जी पैदा कर सके, ये सारे के सारे जो है ना वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहलाते हैं। और उसके हिसाब से देखिए, जैसे इंडिया का फुटप्रिंट यहाँ है कि कितना अवेलेबल इकोलॉजिकल कैपेसिटी पर हेक्टेयर पर पर्सन जो है वो ये है, और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कितना है। तो ये देखिए इंडिया का यहाँ है ना, उसी प्रकार से न्यूजीलैंड का यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ है। मतलब जो अवेलेबल इकोलॉजिकल कैपेसिटी के हिसाब से जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए यूएसए का जो क्या कहिए एकड़, कितना एकड़ लैंड है ना, और उसके हिसाब से जो अलग अलग फुटप्रिंट है यहाँ पर दिखाया गया है, अमाउंट ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द पॉपुलेशन। तो ये 32 है यूएसए का, मतलब कितना लैंड बना, उसमें क्या है कि पर पर्सन कितना लैंड अवेलेबल है उसी के हिसाब से बनाया गया। इंडिया का देखिए बहुत कम है। तो ओवर पॉपुलेशन या ओवर कंजम्पशन, अब देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन। अब देखिए यहाँ पर कि जो इसलिए दूसरा ग्राफ आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि 1650 तक तो पॉपुलेशन कहाँ था, 500 मिलियन, मतलब करीब करीब 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख का होता है। तो इसका मतलब करीब करीब 50 करोड़ की पॉपुलेशन थी। अब पॉपुलेशन कहाँ है, जो सन 2000 में पॉपुलेशन इस 7 के आसपास चला गया, और ये करीब करीब 82 मिलियन पर ईयर, मतलब जो दुनिया की जनसंख्या है उसमें करीब करीब आप समझिए 2 लाख लोग हर रोज जुड़ रहे हैं, है ना। और चाइना का पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, भारत तो 1.25 अरब हम चले गए। तो ये देखिए कि किस प्रकार से कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, आदमी का डेवलपमेंट हुआ, तो पॉपुलेशन सिर्फ आप समझिए कि करीब करीब ये 500 वर्षों में पॉपुलेशन में कैसी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। लेकिन जो ग्रोथ रेट है ना 1975 तक तो 75 या 70 तक 70s तक तो ग्रोथ रेट बहुत हाई था। परसेंटेज इंक्रीज, मतलब 100 लोगों में 5 लोग बढ़ गए तो 5% इंक्रीज। तो उस प्रकार से जो परसेंटेज इंक्रीज थी ये तो बहुत ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे परसेंटेज इंक्रीज अब घटती हुई नजर आ रही है। लेकिन परसेंटेज इंक्रीज घटती हुई नजर आ रही है तो ऑब्वियस ये कोई लॉजिस्टिक ग्रोथ यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है, लेकिन फिर भी उसकी जो सस्टेनिंग कैपेसिटी है अर्थ की वो एक लिमिटेड है। दूसरी बात की एक जो दूसरी कहानी यहाँ पर ये है कि ये बड़ा अनइवन सा मामला है दुनिया के पॉपुलेशन की। 9 जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो विकासशील देश हैं, जैसे भारत है, चीन है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये कुछ तो पुअर कंट्रीज हैं, कुछ विकासशील देश कहलाते हैं, है ना। श्रीलंका है, ईरान है, इराक है, अरब है, टर्की है, मिस्र है, ये सारे विकासशील देश है। विकसित देश कौन कौन से हैं? इंग्लैंड है, अमेरिका है। अब दिक्कत ये है कि जो विकासशील देश हैं उनके पास जमीन नहीं है, लेकिन रिसोर्सेस नहीं है, गरीब है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बर्थ रेट है वहां है। दूसरी बात की जो विकसित देश है वहां का बर्थ रेट कम है और कमाई उनकी ज्यादा है। तो जो वेल्थिएस्ट हैं, जो धनवान लोग हैं, वो जो देश हैं वो 20% जो धनवान लोग हैं, मतलब 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग 90% ऑफ द रिसोर्सेज। पूरी दुनिया के संसाधन का 90% तो वो इस्तेमाल करते हैं और 80% लोग बाकी 20% इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये देखिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है डेवलप्ड नेशन का यहाँ है और जो डेवलपिंग नेशन का यहाँ है,
कुछ हाई फर्टिलिटी, यहाँ तक तो ठीक है 2000 तक। उसके बाद भी कुछ देश अभी भी, जैसे इंडिया है, तो वहाँ भी अभी हाई फर्टिलिटी बड़ी आई है। और ये बड़े शान से हम कहते हैं कि हमारा बड़ा युवा देश है। लेकिन अगर एज स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो चाइना का पॉपुलेशन जो है ना, भले ही वो करीब करीब 1.3 मिलियन पहुंच गया हो, सॉरी 1.3 बिलियन पहुंच गया हो, कि एक करीब करीब 1.25 से 1.5 अरब के बीच में पहुंच गया हो वो। लेकिन वहां क्या है कि ग्रोथ रेट स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि वहां का जो एज स्ट्रक्चर है ना, उसके हिसाब से अपने युवा है नहीं, पॉपुलेशन काफी ओल्ड हो चला है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है कि जो हमारा जो एज ग्रुप का जो स्ट्रक्चर का कर्व है, उसके हिसाब से युवा पॉपुलेशन है 60%, और ये भविष्य में बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। यह मैंने आपको कल बताया था। तो अब दिक्कत ये है कि जो 7 बिलियन पॉपुलेशन जिस दिन दुनिया का आ गया, दो करीब करीब इकोनॉमिक डेफिसिट पर आ गया। मतलब ये पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट अभी हमने देखा 2050 में, तो अभी आपको हमने करीब 10 अरब का डेटा दिया था। ये कम बता रहा है, लेकिन 10 अरब से ज्यादा हो जाएंगे जिस हिसाब से ग्रोथ रेट हो रहा है। अब ये देखिए कि इतने पॉपुलेशन को, जो पॉपुलेशन यहां तक, जो पॉपुलेशन है कि 70s तक जो दुनिया का पॉपुलेशन था, उसके लिए हमें एक धरती चाहिए थी। मतलब एक धरती पर जितना रिसोर्सेस है ना, उसको हम वन अर्थ या प्लेनेट की टोटल जो बायो कैपेसिटी है एक अर्थ की हम माने तो 75 तक जो पॉपुलेशन था वो उस पर वो एक अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी के बराबर था। लेकिन अब जो पॉपुलेशन है अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर चला गया है। सो सर्टेनली द थिंग्स आर लीडिंग टुवर्ड्स द कैटास्ट्रॉफी, एक महाविनाश की तरफ जाने वाली कहानी है ना। और यहाँ पर एक लास्ट स्लाइड ये कहता है कि वी मे नेवर नो अर्थ इज कैरिंग कैपेसिटी। हमको ये पता नहीं है कि कैरिंग कैपेसिटी क्या है, ये तो अंदाजा से था, वारंगल उसका पिछला जो हमने ग्राफ बताया। लेकिन हमारे ऊपर एक बड़ी बड़ी क्या कहते हैं, यूनिक एक ऐसी जिम्मेदारी है कि हमें अपना फेट, अपना जो अपनी जो नियति है उसको डिसाइड करना है। और ये डिसाइड करना है कि हमारा जो जैविक जीव मंडल है वो सुरक्षित रहे। इसके लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, अपने संसाधनों का संरक्षण करना अत्यावश्यक है। थैंक यू वेरी मच। इसी के